हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इको में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो 7th चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया पॉपुलेशन। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो न्यू चैप्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। कि जैसा कि पता ही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी सेक्टर है कोई भी वर्ल्ड की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। एंड दिस सेक्टर इज़ नॉट ओनली प्रोवाइडिंग फ्रूट, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स बट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का हम मीनिंग ये नहीं समझ सकते कि वो खाली हमें फूड, ग्रेन्स हो, फ्लावर्स हो या तो फिर फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें ही नहीं, बट उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको भी वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है जो सब अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग होती है और ये प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन जो है वो अलग अलग पोर्शन में करती है। कि वो अलग अलग सेक्टर वाइज जो है वो अलग अलग इकोनॉमिकली एंड पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो करती है। तो यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे लिए हमारे लिए ही नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे देखा। एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया हैज़ बीन अ एग्रीकल्चर नेशन ड्यू टू हाई डिपेंडेंसी ऑन दिस सेक्टर फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर एक्सपर्ट्स। इट इज़ लाइक अ लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। कि पहले के ज़माने से ही जो मोस्टली हमारे यहाँ पे इंडिया में जो भी लोग होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और उसी के ऊपर से उनको जो एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और हम हमारे यहाँ के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करके अलग अलग कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारे यहाँ पे इंडिया के लिए लाइफ लाइन के जैसा ही है। सो इट हैज़ स्टेटस फॉर द बीइंग द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स। कि यहाँ पे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है। और मेन रीज़न क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स वो है वो खाली रॉ मटेरियल के रूप में नहीं बट वो कैश क्रॉप्स होते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ को यूज़फुल प्रोडक्शन के लिए भी वो देते हैं। और बट इसलिए अभी जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी के कारण प्रॉपर टेक्नोलॉजी उन्हें अवेलेबल नहीं है, एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे ये जो इनफ क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। कि अभी कुछ रीजंस ऐसे हैं कि जो पुरानी मेथड से अगर प्रोडक्शन करते तो सफिशिएंट प्रोडक्शन जो है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। Therefore, they become costlier, which influence the life of peoples. In addition to this, big proportion of the population live in rural areas. कि यहाँ पे इसके कारण क्योंकि जो प्रोडक्शन करना जो है वो कॉस्टलियर हो गया और हमारे यहाँ पे इंडिया में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कहाँ पे रहते हैं, अगर रूरल एरियाज में, दैट मीन्स कि गाँव में रहते हैं। एंड if the agriculture production fails, then the income of big mass negativity affected. Due to this, they have to reduce demand of industrial product. कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि जो नेगेटिविटी आ जाती है और जो हमें डिमांड चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो होती है वो सफिशेंट नहीं हो पाती है और इंडस्ट्रीज जो है वो इनफ रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो एज अ रिजल्ट वो प्रोडक्शन भी प्रॉपर नहीं कर पाती हैं। दस इट कैन बी सेड दैट द फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर फेलियर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। कि यहाँ पे अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ही हम फेल हो जाएंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हमारे पास नहीं आ पाती है। And both are badly affected, and it is obvious to say that the third sector, which is a service sector, also faces fall in demand and income. कि यहाँ पे आपको पता है कि 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर। अब ये दोनों सेक्टर्स एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो जाएंगे प्रोडक्शन में तो एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल नहीं आ पाएगा। और अगर ये दोनों सेक्टर्स फेल हो जाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सर्विस सेक्टर भी क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड एंड उसकी इनकम भी कम हो जाएगी। देयरफॉर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल्स द एंटायर इकोनॉमी फेल। इन शॉर्ट, वंस द एग्रीकल्चर सक्सेस द ऑल नेशनल प्रोग्रेसेस। एग्रीकल्चर सेक्टर इज नोन एज अ बैकबोन ऑफ नेशन। कि यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ही अगर हम इंक्रीमेंट कर देते तो एज अ रिजल्ट सारी जो प्रोडक्टिविटी है
कि सारे जो सेक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट इजीली हो पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ बैकबोन फॉर द एवरी नेशन। India utilized industrialization since 1956. The government of India made efforts through industrialization the nation, but even today India is known as an agriculture-oriented economy. अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इंडिया में 1956 में, बट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल रही है कि वो इंडस्ट्री सेक्टर्स को डेवलप कर सके, बट हमारे यहाँ पे इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इट शुड बी नोटिस द प्लानिंग एफर्ट्स डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनकम एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट रेवेन्यू एक्सेट्रा हैज़ बिन रिड्यूस, कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी होने के कारण एम्प्लॉयमेंट एक्सपोर्ट रेवेन्यू ये सारी चीज़ें जो है वो कम हो चुकी है। इवन इंडिया द डेवलपमेंट रेट ऑफ जो डिपेंडेंट ऑन इज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पे कोई भी हमारे यहाँ पे कंट्री का डेवलपमेंट ग्रोथ रेट वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कोई भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ये तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी नेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि इंडिया में प्रेजेंट अभी सिचुएशन कैसी है एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो हम देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन an agriculture oriented economy from the before the British rule, during the British rule and even after the British rule, कि यहाँ पे इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एक्टिविटी कब से, ब्रिटिश रूल आया उससे पहले भी थी, ब्रिटिश रूल आया तब भी थी, और ब्रिटिश रूल होने के बाद दैट मीन्स कि ब्रिटिशर्स आने के बाद भी इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एक्टिविटी ही है। नाउ ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया एज़ कम्पेयर टू पास्ट, बट द प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो एग्रीकल्चर में जो एबनॉर्मल चेंजेस आते गए हैं। अभी क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, और एज वेल एज हम हमारे यहाँ के प्रोडक्शन जो है वो अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते, तो एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट इनकम भी हमारे यहाँ पे क्या होती गई है, चेंज होती गई है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होता गया। थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर्स प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द economy and its contribution share in the total revenue as compared to the other sector economy is the list, कि यहाँ पे भले ही वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है एग्रीकल्चर सेक्टर, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स टोटल इनकम में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो फिर भी कम है। टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस अबाउट द टाइप्स एंड डायरेक्शन लेट्स द सेवरल फैक्टर्स ऑफ द सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये चेंजेस आए हैं वो क्यों आए उसके ऊपर वो हमें करने ध्यान में रखने, तो उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स दिए गए कि जिसके ऊपर से पता चल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें पॉइंट जाए कि कंट्रीब्यूशन इज इन नेशनल इनकम। इन 1951 50 to 51 आप टेबल में देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो नेशनल इनकम में कितने शेयर था 53.1, 1960 to 61 में 48.7, 1970 to 71 में 42.3, 1980 to 81 में हुआ 36.1, 1990 to 91 में हुआ 29.6, 2000 to 2001 में हुआ 22.3 एंड 2011 2012 में जो शेयर है वो कम होकर कितना हो गया 13.9। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे ये जो सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो टोटल इनकम का जितना डेवलपमेंट हो रहा है बट उसका जो शेयर है वो यहाँ पे कम होता जा रहा है। Usually the income of agriculture sector is also known as the income of primary sectors. It includes agriculture crops, poultry farming, fisheries and cattle rearing. As per the economic survey of 2011-12, contribution of agriculture sector in national income was 53.1% in 1950 to 51. Has reduced up to 13.9% in the year of 2011-12 due to greater emphasis of industrialization since 1956। कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं और उसके ऊपर वो एग्रीकल्चर कोर्स है, क्रॉप्स है, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूडेड है। अब 1950 to 51 में जो है वो जो यहाँ पे शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो था 53.1%, जो कम हो गया कितना हो गया 13.9% ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। और नेशनल इनकम में जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम होता गया क्योंकि ड्यू टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होता गया और जो एग्रीकल्चर
सेक्टर है वो डेवलप नहीं हुआ एज इट इज़ है। तो एज अ रिजल्ट ये जो प्रोडक्शन जो है मतलब कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है इनकम में वो कम होता गया। तो ये रीज़न है कि उसके कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो कम होता गया है। आफ्टर सेकेंड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट कि इन एग्रीकल्चर सेक्टर विच प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे इंडिया जैसे कंट्री में जनरेट करता है। और जब इंडिपेंडेंस हुई थी तब 72% लोग जो है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स फिशनरी है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ये सारी चीज़ों के साथ डिपेंडेंट है। बट आफ्टर डिपेंडेंस कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता गया, सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट होता गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी थी वो कम होती गई। और इन 2002 में जो 58% था विच बिकम 49% इन द ईयर ऑफ 2014-15 एज एन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर्स। की यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 2001-2 में 58% जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी वो कम होकर 49% हो गया इन 2012 और 2014-15 में। दैट मीन्स कि जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे अब कम डिपेंडेंट हैं और मोस्टली जो सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो मेन रीज़न फॉर द जो रेशियो है वो शेयर जो है वो इनकम का उसमें कम होता गया। नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम का जो शेयर है वो कम होता जा रहा है। आफ्टर एक्सपोर्ट इनकम Indian agriculture helps our country to earn foreign exchange by exporting necessary exports, and it helps to import necessary goods which are not produced or produced less in the country. अब यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर क्या करते थे, हमें हेल्प करता था कि हमारे यहाँ से जो कुछ चीज़ें जो है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो हम दूसरी कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते थे। और उसके साथ साथ कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती थी कि जो हम हमारी कंपनी में हमारे यहाँ पे कंट्री में प्रोड्यूस नहीं करते थे, उसे हम इम्पोर्ट करते थे। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस द टोटल प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन of the total incomes earning is 70% has been obtained from agriculture। कि इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या होता था कि हम जितना भी एक्सपोर्ट करते थे, हमारी जितनी एक्सपोर्ट इनकम होती थी उसमें से 70% एक्सपोर्ट इनकम किसकी होती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, प्रोसीजर होती गई, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का जो हम कह सकते कि डेवलपमेंट होता गया तो कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का कम होता गया। इन 2013-14 में जो टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग होती थी उसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो खाली कितना हुआ 14.2%। कि जो इंडिपेंडेंस टाइम पे 70% शेयर होता था वो कम होकर 2013-14 में कितना हो गया, ओनली 14.2%। तो इस तरह से यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता गया, क्योंकि जैसे फास्ट डेवलपमेंट जो है वो होने लगी थी सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की। लिविंग स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर इज बेसिक सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर हैज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल इन इंडिया। ऑल्सो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बेसिक सपोर्ट देते हैं वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को, और एग्रीकल्चर जो है वो कंटिन्यूसली इंडिया में जो लाइफस्टाइल जो है उसमें चेंजेस आते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की यहाँ पे 2 टाइप के क्रॉप्स हम जो हम प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज़ फूड ग्रेन्स एंड सेकेंड इज़ कैश क्रॉप। ऑल द कैलोरीज आर इंक्लूडेड इन द फूड ग्रेन्स के जो भी हमारे पास कैलोरीज आते हैं, कैरल्स, वो फूड क्रॉप्स होते हैं। और ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ दिस फूड ग्रेन्स इंडिया हैज़ बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट। कि ये सारे जो फूड क्रॉप्स को हम जो प्रोडक्शन करते थे इसके कारण सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब कि इंडिया जो है वो सारे जो फूड ग्रेन्स है वो अपने आप खुद ही प्रोडक्शन करता है। नाउ कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, ग्राउंड नट्स, सीड्स, सुग्रेन्स एक्सेट्रा यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। कि जो कैश क्रॉप्स है उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज़ करते हैं। Now food items are mainly in a food grains crops and this have a shows in the rise in production। कि यहाँ पे फूड ग्रेन्स में मोस्टली जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो यूज़ होते हैं और वो उसमें कंटिन्यूसली प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है। प्रेजेंट फार्मर आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी, production of the vegetables, fruits, flowers, etc. It can be said that agriculture sector satisfied the requirement of agriculture goods of the production। कि यहाँ पे अभी जो फार्मर है वो अलग अलग प्रोडक्शन वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, ये सारी चीज़ों के कर रहा है। इसलिए एज अ रिजल्ट जो फूड ग्रेन्स के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो सारी हमारे यहाँ पे फुलफिल हो रही है। नाउ एवरेज फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी वॉज 395 grams per head per day in the year of 1951 which increased 511 grams
ग्राम्स इन द ईयर ऑफ 2011, कि हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है एक इफ़िशिएंट इनफ क्वांटिटी में मिला, तो जिसके कारण लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो चेंज आ रही है, वो इम्प्रूव हो रही है। नाउ उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा होगा कि कितना ग्रोथ हुआ है। तो फूड ग्रेन्स में 1950 तो 51 में 51 टन हम ग्रोथ का प्रोडक्शन करते थे, जो बढ़ के 264.4% हुआ। पल्सेस जो है वो 8.4 टन हम प्रोड्यूस करते थे, जो 2013-14 में 19.6 हुआ। सुगरन्स मतलब कि जो हम चीनी जो है वो हम मतलब कि गन्ना जो हम कहते हैं कि वो 69 टन हम प्रोड्यूस करते थे, जो 2013-14 में 348.0 टन हुआ। ऑयल सीड्स जो है उसे हम 1950 to 51 में 5.1% प्रोड्यूस करते थे, जो बढ़ के 32.4 टन हुआ। एंड कॉटन जो बेल हम 2.1 बेल हम प्रोड्यूस करते थे, जो बढ़ के 36.5% बेल हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल के ऊपर से आपको पता चल ही रहा होगा कि जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फूड ग्रेन हो, पल्सेस हो, सुगरन्स हो, ये सारी चीज़ों में जो कंटिन्यूसली जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी यहाँ पे बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि फूड ग्रेन्स में जो है वो 2.5 टाइम्स राइज हुआ है। फिर शुगरन्स जो है वो 5 टाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट हुई है। कॉटन एंड ऑयल सीड्स जो है वो कितने ज़्यादा कंटिन्यूसली उसमें 6.35 टाइम्स एंड कॉटन जो है 2.5 मेट्रिक बेल्स जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इन जो बेल्स है उसमें 17 टाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो हाई एफिशिएंसी जो कल्टीवेटेड लैंड जो होती है हम मल्टी क्रॉप्स करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीमेंट होता ही रहा है और लोगों की लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आते ही रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लास्ट पॉइंट इज बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Agriculture is a base for industrial sector of India. Agriculture sector provide required raw material to the industrial sectors to do per capacity of industrial sectors to attain possible development. यहाँ पे agriculture sector का एक base है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को कि ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो कर सकें और पॉसिबल डेवलपमेंट हो सके। इन एडिशन टू दैट रूरल एरियाज आर बिकमिंग अ बिग मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बिकॉज 69% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन रूरल एरिया, कि रूरल एरियाज में जो बड़ी मार्केट मिली ताकि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रूरल एरिया में रहते हैं। हियर इट इज़ नोटिसेबल दैट 69% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज़ मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर, की यहाँ पे ये जो 69% जो पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रह रही है उनका मेन जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये रूरल एरियाज़ की जो डिमांड है वो किसकी होती है, लाइक टेलीविज़न, फ्रिज, लाइट, मोबाइल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों होती हैं, उसके लिए ही रूरल एरिया में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट अगर हम कर सकें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और उनकी डिमांड जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रिज, टेलीविज़न, बाइक, मोबाइल, ये सारी चीज़ों की होती हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कोई भी कंट्री की डेवलपमेंट का बेस होता है। उसी अगर उसका डेवलपमेंट हो गया तो वो सारी ऑल ओवर द अदर सेक्टर्स का भी हम इजीली जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर किसे कहते हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंस मतलब कि उसका जो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इंडिया में, वो हमने यहाँ पे देखा। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।